नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो पाठ चल रहा था वो था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, माने आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। और पिछली क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, आपको याद हो तो। हमने लिंग निर्धारण का जीन संतुलन सिद्धांत पढ़ा था, हमने मधुमक्खी विधि पढ़ी थी, हमने कैरियोटाइप पढ़ा था मनुष्य का, हमने ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप पढ़ा था। तो आज हम इतनी बार ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला करते रहते हैं, आज हम असल में पढ़ेंगे आपकी प्रयोगात्मक आनुवांशिकी। प्रयोगात्मक आनुवांशिकी, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और इस प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के जनक हैं कौन? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, जैसे आपने मटर और उद्यान मटर और मेंडल का रिश्ता समझा था, ऐसे ही आप ये देखिए। तो ये जो थॉमस हंट मॉर्गन है, इन्होंने आनुवांशिकी के ऊपर इतना काम किया और इन्होंने अपना प्रयोगात्मक मॉडल क्या लिया? ड्रोसोफिला, माने फल मक्खी। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मक्खी मानव या फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का मक्खी मानव। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1933 में। 1933 में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और किस क्षेत्र में मिला था? इनको मिला था पादप कार्यकी में, प्लांट फिजियोलॉजी में। बेटा, मॉर्गन के कार्यों से पहले आनुवांशिकी को पादप कार्यकी के अंदर पढ़ा जाता था, लेकिन जब से मॉर्गन ने अपने काम किए और दुनिया को बताया कि आनुवांशिकी एक विविध विषय है, उसके बाद से आनुवांशिकी को अलग से एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान हुई और ये एक अलग से विशिष्ट विषय बन गया। ठीक है, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला और इन्होंने अपना वर्क, इन्होंने अपना कार्य किस किस पर किया? इन्होंने क्या क्या खोजा? इन्होंने खोजा सहलग्नता, सहलग्नता जिसको आप लिंकेज कहते हो। ठीक है, इन्होंने सहलग्नता खोजी। इन्होंने क्या खोजी? इन्होंने खोजी जीन विनिमय, जिसको आप क्रॉसिंग ओवर कहते हो, है ना? जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर, जो पैकिटीन उपावस्था में होती है, अर्धसूत्रण में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, फिर इन्होंने लिंग सहलग्नता खोजी, लिंग सहलग्नता, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, लिंग सहलग्नता। फिर इन्होंने क्रिस क्रॉस वंशागति को खोजा। क्या खोजा? क्रिस क्रॉस वंशागति, क्रिस क्रॉस वंशागति। ठीक है, माने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इन्होंने सहलग्नता मानचित्रों पर भी काम किया और इन्होंने बताया कि जीन्स में उत्परिवर्तन क्षमता होती है, जीन्स की उत्परिवर्तन क्षमता। ये सब इन्होंने खोजा। ठीक है, अच्छा, ये सब क्या होता है? ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनको आनुवांशिकी का मक्खी मानव, लिख लीजिए, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर माने फल मक्खी का चयन किया था। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, पुस्तक, उसका नाम मैं यहां अंग्रेजी में लिख रहा हूं, द थ्योरी ऑफ जीन। अब पुस्तक का नाम तो हिंदी में कैसे बदलें? द थ्योरी ऑफ जीन, या जीन की विवेचना भी कह सकते हो आप, अगर ज्यादा हिंदी में कहना है तो। अब इन्होंने क्या क्या चीज की? देखिए, आप लिख लीजिए, इन्होंने
लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के आधार की खोज की। मतलब क्रॉसिंग ओवर होती है, माता पिता के जीन्स मिलते हैं, पुनर्योजन होता है, वो सब। इन्होंने सहलग्नता की खोज की और इन्होंने सहलग्न और असहलग्न जीन्स के मध्य अंतर स्थापित किया। थॉमस हंट मॉर्गन जो थे, उनका जन्म हुआ 1866 में। आपको याद है, ये वो टाइम था जब मेंडल अपने प्रयोगों में व्यस्त थे, है ना, 56 से 63, तो ये उसके बाद हुए हैं, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई 1945 में, ठीक है। तो ये मेंडल से काफी छोटे थे, तो जाहिर सी बात है बाद में काम करेंगे तो कुछ तो बदलाव इंसान लेकर आएगा ना। और मॉर्गन और कैसल दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? मॉर्गन एवं कासल, लिखते कास्टल है लेकिन कैसल बोलते हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया, उसका नाम था सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? सटन और बोवेरी ने, ये मैंने आपको बताया था। सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत माने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, ठीक है। फिर इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था, उसका नाम था कायस्मेटा प्रकार का सिद्धांत। ये खाली मॉर्गन ने दिया था, कायस्मेटा प्रकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, यह सिद्धांत तो कहता है कि कायस्मेटा के कारण जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन वास्तव में जीन विनिमय होता है और उसके बाद कायस्मेटा दिखाई देता है, ठीक है। फिर मॉर्गन और उनके एक शिष्य थे स्ट्रूटवेंट, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीन विनिमय की आवृत्ति ज्ञात की, या पुनर्योगज आवृत्ति, जिसको क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इन्होंने बताया कि दो जीन्स के मध्य की जो जीन आवृत्ति है या जो पुनर्योगज आवृत्ति है, वो उनके मध्य दूरी से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने लिंग सहलग्न वंशागति पर भी काम किया और इन्होंने देखा कि एक लाल आंख युक्त ड्रोसोफिला की समष्टि में जनसंख्या में सफेद आंख युक्त ड्रोसोफिला उत्पन्न हुए। और इन्होंने फिर यह भी बताया कि ड्रोसोफिला में जो आंखों का रंग है, उसके लिए जो उत्तरदायी जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग कल को फेमस डॉक्टर्स बनोगे, तो मेरा भी तो कुछ नाम होगा ना, या नहीं होगा भाई? कभी तो आप किसी को बोलोगे ना कि हम सर से पढ़े हुए हैं। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत मेधावी छात्र उत्पन्न किए थे, और उन छात्रों में से कुछ का नाम था स्ट्रूटवेंट। स्ट्रूटवेंट, राइट। और थे ब्रिजेस, मुलर आदि। तो इन्होंने आनुवांशिकी को बहुत गहन योगदान दिया है, और इनका जो प्रयोगात्मक मॉडल है वो था क्या? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। तो अब हम बात करेंगे ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर की। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, और इसको कहा जाता है फल मक्खी।
ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर मॉर्गन का प्रयोगात्मक मॉडल है। और ये जो है इन्होंने इसको क्यों चयन किया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और फल मक्खी को आनुवांशिकी का पिटारा कहते हैं, या फिर जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। ऐसे कहते हैं ना, किसी की लॉटरी लग गई, जैकपॉट लग गया, तो आनुवांशिकी की लॉटरी भी कह सकते हैं। क्यों? जबकि ड्रोसोफिला का बहुत छोटा सा आकार होता है। बेटा मैंने तो अपनी जो रिसर्च ज्वाइन की थी, जो शोध किया था मैंने, तो मेरा जो मुझे जिस पर काम करना था वो ड्रोसोफिला ही थी। ड्रोसोफिला देखने में बड़ी छोटी सी होती है, यहाँ पर आएगी ना तब तो वो आपको दिखाई देगी, और फिर जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें से उसकी दो बड़ी बड़ी लाल आंखें, लाल रंग आपको दूर से दिखाई दे जाएगा। तो ये उसकी वो बात है। और सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी सी ना मनुष्य मैत्रेयी होती है, मतलब ह्यूमन फ्रेंडली। ये हमें कोई रोग नहीं उत्पन्न करती, ये हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, ये किसी संवाहक को, वेक्टर को या वाहक को अपने ऊपर से हमारे खाने में नहीं खाती, ये हमारे खाने पे नहीं बैठती। तो ये बड़ी अच्छी होती है, जबकि इसका आकार बहुत छोटा होता है। ये 2 मिलीमीटर की होती है केवल, ठीक है। तो इसका आकार कितना होता है? सिर्फ 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो क्या कारण से इसको चयन करने के लिए? सबसे पहले तो पहला कारण था, ये बहुत आसानी से मिल जाती है आपको सड़े गले फलों पर मंडराते हुए। ये हमारे अच्छे ताजे फल नहीं खाती है। आप क्या करो, अभी जैसे आज घर जाओगे ना, तो घर जाके कोई केला रखा होगा आपके घर में या आपके हॉस्टल में, आप जहां भी रहते हैं, उसको ना फ्रिज के ऊपर या कहीं एकांत सी जगह में या छज्जे पर कहीं पर भी रख देना, उसे 2-4 दिन सड़ने देना। तो जब केला सड़ेगा और उसके ऊपर कवक लगेगी, तो ये मक्खियां उन फलों पर मंडराती हैं और उनके कवक का, यीस्ट का भक्षण करती है, ना ही ये फल को खाती हैं, ठीक है। या जैसे रसोई में आज आप घर जा रहे हो तो मम्मी आलू की सब्जी बना रही है, आलू उबाले हैं, वहाँ आलू के छिलके पड़े हैं, तो आलू के छिलके लेना और उसे कहीं उठा के रख देना, तो 2-4-6 घंटे के बाद उस पर ड्रोसोफिला आपको मंडराती हुई दिख जाएंगी। ना ये हमें काटती हैं, ना हमारे अंदर कोई रोग उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब ये जो मक्खियां हैं, इनको आराम से बड़े सरल तरीके से बनाए हुए संश्लेषी माध्यम पर, सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर हम इसका संवर्धन करा सकते हैं। मैंने तो ये काम बहुत किया है, पूरे साल भर तक किया है। रोज जाता था, इनका खाना बनाता था, टेस्ट ट्यूब में, बीकर में और परख नलियों में, और इनको पालता था, ठीक है। तो इनके खाने में क्या क्या होता है? बड़े सरल सरल चीज़ें होती हैं, जैसे गेहूं की क्रीम, या फिर ये शीरा कहते हैं ना, मोलासेस, चीनी, केला, प्रोपियोनिक अम्ल, इन सब पर इनको वृद्धि कराई जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका जो अगली पीढ़ी है वो 15 दिन में प्राप्त की जा सकती है। इनका जीवन काल बड़ा छोटा होता है और एक प्रजनन के द्वारा ये सैकड़ों अंडे देती हैं, मतलब सैकड़ों जीव उत्पन्न कर सकती हैं। इनको आसानी से ईथर से या क्लोरोफॉर्म से आसानी से बेहोश करके, जो हाथ वाले लेंस से या जो छोटे वाले सूक्ष्मदर्शी होते हैं जिसको डिसेक्शन माइक्रोस्कोप कहते हैं, सरल, उससे देखा जा सकता है। और मादाएं जो हैं वो नर से आसानी से विभेदित की जा सकती हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मादा ड्रोसोफिला होती है वो बड़ी होती है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मादा, है ना, ये आकार में बड़ी होती है, और जो नर होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। एक और चीज होती है, जो इनकी अंडवाहिनी होती हैं, ओविपोजिटर, तो मादाओं में यहाँ पर काले रंग का निशान होता है, जबकि नर में ऐसा कोई निशान नहीं पाया जाता। मैं तो नर और मादा ड्रोसोफिला को लेंस से देखकर एक बार में ही पहचान सकता हूं, ठीक है। तो इसमें ना, ये मैंने आपको कल कैरियोटाइप पढ़ाया था कि ड्रोसोफिला के कैरियोटाइप में कितने गुणसूत्र होते हैं। इसके कैरियोटाइप में मात्र बोलो बोलो 8 ही गुणसूत्र होते हैं, माने 4 जोड़े, जिसमें से पहला जोड़ा लिंग गुणसूत्रों का होता है। तो जो मादा होती है वो होती है XX, और जो नर होता है वो होता है XY। लेकिन इसमें लिंग निर्धारण में ना Y गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती। अगर X होते हैं, X/A अनुपात हमने कल पढ़ा था ना, उस हिसाब से इसमें लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। अब इसके ना लार ग्रंथियों में पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हमने कोशिका विज्ञान में भी पढ़ा था, कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर में, जब हमने गुणसूत्रों के प्रकार पढ़े थे। तो अगर इसकी लार ग्रंथियों में पॉलीटीन गुणसूत्र है तो वो किसी भी प्रकार की असमानता को दर्शाते हैं। ड्रोसोफिला का जनन करवाना बड़ा सस्ता है और पूरे साल भर कराया जा सकता है। अगर आपके यहाँ बहुत ठंड भी पड़ती है तो इसको ना माइक्रोवेव में 37 डिग्री
तापमान सेट करके ओवन में भी इसका जनन करा सकते हैं, बड़ा सस्ता होता है। अच्छा, इसमें ना एक्स और वाई गुणसूत्र भी जो है वो आराम से देखा जा सकता है। जो इसका एक्स गुणसूत्र है वो बनाया जाता है ऐसे, और जो इसका वाई गुणसूत्र है वो छोटा होता है और वक्र युक्त होता है, मतलब उसमें कर्व होता है इस तरीके से, और हम इसमें ऐसे लाइनें डाल देते हैं। ये एक्स गुणसूत्र है, ये वाई गुणसूत्र है। तो यही कुछ कारण थे मॉर्गन के, जो उन्होंने ड्रोसोफिला को अपने प्रयोगात्मक मॉडल के रूप में चयन किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मॉर्गन ने आपको बताया कि जो जीन्स हैं वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने, मैं खाली बोलकर बता रहा हूं, एक मैंने लिखी है ना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, माने सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था मॉर्गन और कासल ने, और इन्होंने बताया था कि जो जीन्स एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं वो स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने में एक साथ जाते हैं, और इस क्रिया को हम सहलग्नता कहते हैं। और इन्होंने ये भी बताया इस सिद्धांत से कि एक गुणसूत्र पर जो जीन्स होते हैं वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रेखीय क्रम में व्यवस्थित मतलब अगर ये कोई गुणसूत्र है इस तरह का, ऐसा कोई गुणसूत्र मैंने बनाया है, तो जो जीन्स होंगे वो इस तरीके से पाए जाएंगे, एक रेखीय क्रम में सीधे सीधे। तो ये इस सिद्धांत की खास बात है। और इन्होंने ये बताया कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स अलग नहीं होते और क्या दर्शाते हैं, सहलग्नता। और इन्होंने फिर बाद में ये भी बताया कि सहलग्नता की जो क्षमता है वो जीन्स के मध्य दूरी के क्या है, विलोमानुपाती है। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम सहलग्नता पढ़ेंगे। अब इन्होंने कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों से सिद्ध किया कि जो जीन्स हैं वो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। तो अगला टॉपिक है गुणसूत्रों पर जीन्स की स्थापना। माने लोकेटिंग जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। लोकेटिंग जीन्स ऑन क्रोमोसोम। अब क्या हुआ, ये करने वाले दो वैज्ञानिक थे, मॉर्गन और ब्रिजेस। इन्होंने प्रयोगात्मक रूप से ये सिद्ध किया कि जो जीन्स हैं वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और ये सिद्ध कैसे हुआ, ये प्रयोगों के दो समुच्चय किए गए। समुच्चय माने सेट्स। तो सबसे पहला समुच्चय 1 माने सेट 1 प्रयोग। ये जो समुच्चय 1 के प्रयोग थे ये किसके द्वारा किए गए थे, ये किए गए थे मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, अब इस समुच्चय में कितने संकरण थे, 3 संकरण। तो सबसे पहला संकरण, संकरण नंबर 1, इस संकरण में मॉर्गन ने क्या किया, इन्होंने लाल आंख युक्त फल मक्खी या ड्रोसोफिला, लाल आंख युक्त मादा फल मक्खी का संकरण सफेद आंख युक्त नर मक्खी से कराया। सफेद आंख युक्त नर मक्खी से कराया। ठीक है, डायग्राम देखें, लाल आंख युक्त थी, इस तरीके से ऐसे बनते हैं।
और ये है सफेद। ये वाई गुणसूत्र मुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नर है। तो ये हो गई सॉरी जनक पीढ़ी। अब इसको इसके साथ किया और इसको इसके साथ किया तो एक जैसा परिणाम आएगा। सॉरी, इस तरह के क्रॉस आ सकते हैं, है ना। तो लाल और ये और लाल के साथ वाई, मतलब इसके साथ वाई करेंगे और इसके साथ भी वाई करेंगे। ये हो गया F1। उनको F1 में सारी मक्खियां, चाहे वो मादा थी चाहे वो नर थे, वो कैसे मिले? लाल आंख युक्त, लाल आंख युक्त सभी लाल आंख युक्त। फिर इन्होंने इनका स्वसंकरण कराया। स्वसंकरण आपको पता है, इसका इसके साथ। तो देखो, इसका इसके साथ करेंगे, ऐसे, इसका इसके साथ करेंगे, ऐसे, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे। लाल आंख युक्त मादा, लाल आंख युक्त मादा, लाल आंख युक्त नर, सफेद आंख युक्त नर। तो ये जो तीन है ये कैसे हैं? लाल आंख युक्त, लाल आंख युक्त। और ये कैसा है? सफेद आंख युक्त नर। तो ये हो गई F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी में अनुपात क्या आया? 3:1, 3 लाल 1 सफेद। तो ये इसका जो परिणाम था, मॉर्गन ने पाया कि F2 पीढ़ी में लाल आंख युक्त और सफेद आंख युक्त जो सदस्य थे वो 3:1 में आए। और F1 में क्योंकि सभी लाल आंख युक्त थे तो इससे ये पता चला, यहाँ पर मेंडल की कौन सा सिद्धांत सही होता है? प्रभाविता। तो इससे ये पता चल गया कि जो सफेद आंख युक्त लक्षण है, गुण है, वो लाल आंख युक्त के सामने अप्रभावी है। तो लाल प्रभावी है, सफेद अप्रभावी है। लेकिन अभी भी मॉर्गन ये बताने में सक्षम नहीं रहे कि जो नर हैं वो ही सफेद आंख युक्त क्यों आते हैं, मादाएं क्यों नहीं आती। तो ये इसी उलझन में उलझे रहे और इसलिए उन्होंने दिया दूसरा संकरण, समूचय वन का संकरण नंबर 2। और इन्होंने क्या किया? देखिए, संकरण 2, संकरण नंबर 2, इसमें इन्होंने क्या किया? F1 पीढ़ी की सफेद आंख युक्त मादाएं, F1 पीढ़ी की सफेद आंख युक्त मादाओं का संकरण किससे कराया? सफेद आंख युक्त नर से। किससे कराया? सफेद आंख युक्त नर से। सफेद आंख युक्त नर से। तो ये F1 है संकर, ये अप्रभावी जनक है। तो ये कौन सा संकरण हो गया? परीक्षार संकरण, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं
परीक्षार्थ संकरण माने टेस्ट क्रॉस। तो F1 पीढ़ी की सफेद आंख, सॉरी F1 पीढ़ी की सफेद नहीं, F1 पीढ़ी की लाल आंख युक्त मादा, गलती से लिख दिया, ठीक है, लाल आंख युक्त मादा। तो F1 पीढ़ी की लाल आंख युक्त मादा कैसे है? ऐसे थी ना, जिसमें एक लाल गोला था और एक सफेद था, और इधर सफेद आंख युक्त नर कैसा था? ऐसा और ऐसा। निषेचन कराते हैं, इसका इसके साथ करेंगे तो लाल सफेद, इसको इसके साथ करेंगे सफेद सफेद, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे लाल वाई, वाई गुणसूत्र, इसको इसके साथ करेंगे सफेद और वाई गुणसूत्र। तो देखो, लाल आंख युक्त मादा, सफेद आंख युक्त मादा, लाल आंख युक्त नर, सफेद आंख युक्त नर। तो क्या अनुपात आ गया? अनुपात आ गया 1:1, मतलब 2 लाल आंख युक्त हैं, 2 सफेद आंख युक्त हैं, मतलब नर और मादा दोनों बराबर उसमें। तो इसका मतलब अब मॉर्गन ने कहा, एक वास्तव में परीक्षार्थ संकरण से यह सिद्ध हुआ कि आंखों का सफेद रंग सिर्फ नर मक्खियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो F1 पीढ़ी की मक्खी में भी था, लेकिन वो दबा हुआ था क्योंकि वो अप्रभावी है, और ये जीव कैसा था? विषम युग्मजी। तो इतना तो उनको पता चल गया। अब उन्होंने तीसरा संकरण किया, देखिए संकरण नंबर 3। और इसमें उन्होंने क्या किया? सफेद आंख युक्त मादा मक्खियों को, सफेद आंख युक्त मादा फल मक्खी को लाल आंख युक्त नर मक्खी से संकरित कराया, ठीक है। तो सफेद आंख युक्त मादा फल मक्खी, सफेद सफेद, और लाल आंख युक्त नर मक्खी ये और ऐसे। तो देखिए, इसको इससे करेंगे तो लाल और सफेद, इसको इससे करेंगे लाल और सफेद, इसको इससे करेंगे सफेद और वाई, इसको इससे करेंगे फिर से सफेद और वाई। तो इसका मतलब ये जो हैं ये हैं लाल आंख युक्त मादाएं, और ये है सफेद आंख युक्त नर। जबकि इनके जो पिता थे वो लाल आंख युक्त थे, और इन मादाओं की माता जो थी वो सफेद आंख युक्त थी। तो इससे मॉर्गन ने एक नया चीज खोजी जिसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। और ये जो संकरण है ये इस संकरण के संदर्भ में क्या है? ये है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण माने रेसिप्रोकल क्रॉस।
तो मॉर्गन के इन तीनों संकरण का निष्कर्ष क्या है? इन तीनों संकरणों से मॉर्गन के दो निष्कर्ष पहुंचे। लिखिए, नंबर 1, फल मक्खी में आंखों का रंग लिंग सहलग्न है और एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। दूसरा निष्कर्ष, एक्स गुणसूत्र क्रिस क्रॉस वंशागति का पालन करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। अब इसके बाद एक और संकरण आया, एक और समुच्चय। देखो, इसे यहां लिखते हैं, नहीं, इसको यहां लिखना सही रहेगा, मैं यहां लिख देता हूं, समुच्चय 2। समुच्चय 2 माने सेट टू प्रयोग। और ये किसने किया था? ये किया था ब्रिजेस ने। और ये जो प्रयोग था, ये बिल्कुल इस प्रयोग की यही था, बिल्कुल सेम। इसमें क्या हुआ, लाल आंख युक्त मादाएं और सफेद आंख युक्त नर तो प्राप्त हुए, साथ में कुछ मादाएं सफेद आंख युक्त भी प्राप्त हुई, जो वैसे तो संभव नहीं है। इसका मतलब यहां पर उत्परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब यहां पे हुआ है अपृथक्करण, माने नॉन डिसजंक्शन। ये तभी संभव है जब ये अलग हो जाए और पूरा का पूरा गुणसूत्र का द्विगुणन होकर वो एक ही जीव में आ जाए। इसको आप क्या कहते हो? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। और पूरे के पूरे जीव में, पूरी की पूरी अगली पीढ़ी में वो सफेद आंखों वाला जो गुणसूत्र है वो ही उपस्थित हो जाए। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ड्रोसोफिला में आंखों का रंग एक्स सहलग्न है। ठीक है, तो अभी हमने इतना समझ के ये समझा है कि क्रिस क्रॉस वंशागति भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या? क्रिस क्रॉस वंशागति। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्रिस क्रॉस वंशागति पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको चीजें समझ में भी आनी चाहिए। देखिए, अब है वंशागति के प्रकार। सबसे पहले है नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति। नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति माने नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति में क्या होता है, जो लक्षण हैं उनकी वंशागति एक ही लिंग के जीवों में होती है। लक्षणों की वंशागति एक ही लिंग के जीवों में होती है। समझ में आया? एक ही लिंग के जीवों में होती है। अच्छा, ये अलिंग गुणसूत्रों से भी हो सकती है और लिंग गुणसूत्रों से भी हो सकती है। अब ये फिर से कितने प्रकार की होती है? ये होती है 2 प्रकार की।
सबसे पहले है होलैंड्रिक, होलैंड्रिक, और दूसरे नंबर पर है होलोगाइनिक। बेटा जब एंड्रिक, होलो का मतलब एक ही, एंड्रिक का मतलब एंड्रोजन माने नर जनन हार्मोन, होलो का मतलब एक ही, गायनिक का मतलब गायनोजेंस या गायनिकोलॉजिस्ट माने मादा जनन से संबंधित। तो होलैंड्रिक में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। होलैंड्रिक में एक पुरुष है एक्स वाई, और यहां पर वाई पर कोई लक्षण है, तो ये इस पिता से अपने पुत्र को जा रहा है और इस पिता के पुत्र से उसके पुत्र को जा रहा है ना। तो ये क्या हो गए, ये हो गए दादा दादाजी, है ना, ये हो गए पिताजी, और ये हो गए पुत्र। तो माने ये क्या है, ये भी नर है, ये भी नर है, और ये भी नर है। तो जब कोई लक्षण एक ही लिंग के जीवों में दादा से पिता को और पिता से पोते में जाए तो उसको हम कहते हैं क्या, होलैंड्रिक वंशागति। अब होलोगाइनिक आ जाओ, गायनिक माने स्त्री, तो गायनिक में ये है एक्स डैश एक्स डैश, इनसे जा रहे हैं इनकी पुत्री में एक्स डैश एक्स, और पुत्री से जा रहा है उनकी पुत्री में, तो ये हो गई नानी जी, ये हो गई माता जी मां, और ये हो गई पुत्री। ये नानी की क्या हो गई, देवती हो गई, है ना। तो ये क्या है, नानी भी मादा है, मां भी मादा है, और पुत्री भी मादा है। तो नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति पढ़ना तो बड़ा सरल है ना, बहुत सरल है। अब जो दूसरी वंशागति है वो है क्रिस क्रॉस वंशागति। देखिए क्रिस क्रॉस वंशागति माने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे लिखता हूं पहले, पहली पीढ़ी से उसी लिंग की तीसरी पीढ़ी में विपरीत लिंग के दूसरी पीढ़ी के सदस्य द्वारा लक्षणों का स्थानांतरण। लक्षणों का स्थानांतरण, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये फिर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है डायएंड्रिक, डायएंड्रिक इंग्लिश में लिखते हैं डायएंड्रिक, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और दूसरे होते हैं डायगाइनिक, ठीक है। क्या होते हैं, डायगाइनिक।
इसमें डाई जरूरी होती है, डाया डाया मैं कैसे समझाता हूं, जैसे आपको दिल्ली से जाना है मुंबई, तो यहां पर आपने लिख दिया दिल्ली और यहां लिख दिया मुंबई। तो महत्वपूर्ण स्टेशन कौन से हैं, दिल्ली और मुंबई। आप दिल्ली से मुंबई जाओगे तो आपको सबसे अच्छा सबसे छोटा जो ट्रेन से रास्ता पड़ेगा वो किसके द्वारा पड़ेगा, कोटा के द्वारा। तो इसकी ट्रेन पे लिखा रहेगा दिल्ली से मुंबई वाया कोटा। यहां पर महत्वपूर्ण क्या, वाया। ऐसा भी तो हो सकता है कोई ट्रेन दिल्ली से पहले नागपुर जा रही है, फिर भोपाल घूम रही है, फिर अहमदाबाद घूम रही है, फिर मुंबई पहुंचा तो आपको वो भी दे रही है, लेकिन टाइम और पैसा और सब कुछ खराब होएगा ना। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है वाया। वाया मतलब बीच का। तो वही बीच के को वाया को आपने बदल दिया डाया। डाया एंड्रिक मतलब नर के द्वारा। तो इसमें बीच की पीढ़ी में हो जाएगा नर। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा x डैश से लक्षण जा रहा है x डैश y को, और यहां से लक्षण जा रहा है x डैश x को, ऐसे। तो ये पहली पीढ़ी जो है ये है नर, सॉरी पहली पीढ़ी है मादा, तीसरी पीढ़ी भी है मादा, लेकिन इनको बीच में करने वाला है नर। माने क्या हो गया, ये हो गई दादी दादी जी, ये हो गए पिताजी, और ये हो गई पुत्री। माने ये जो मादा है ये इस मादा की पोती है। तो लिखा है ना, पहली पीढ़ी से उसी लिंग की तीसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी के विपरीत लिंग के सदस्यों द्वारा लक्षणों का स्थानांतरण। मतलब मादा नर मादा नर मादा नर मादा नर, इसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। ऐसी डाइगायनिक में डाया वाया क्या हो गया, गायना स्त्री, तो बीच में स्त्री आएगी। तो सबसे ऊपर आ गए नर, फिर इन्होंने लक्षण दिया अपनी बेटी को, और उनकी बेटी ने लक्षण दिया अपने बेटे को। तो ये हो गए क्या, ये हो गए नाना जी, ये हो गई माता जी, और ये हो गए पुत्र। नाना जी और पुत्र नर हैं, ये नर हैं, ये मादा हैं, और ये नर हैं। तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, कौन महत्वपूर्ण है, नर, डाइएंड्रिक। इसमें मादा माने डायागाइनिक। तो इस क्रिस क्रॉस वंशागति की खोज किसने करी थी, थॉमस हंट मॉर्गन ने। समझ में आया, समझ में आया बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने प्रयोगात्मक आनुवांशिकी शुरू की है और आपने और ये सब पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे और हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका द्रव्यिक वंशागति, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिका द्रव्यिक वंशागति पढ़ेंगे, फिर हम जीन विनिमय देखेंगे माने क्रॉसिंग ओवर, वो भी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम देखेंगे और भी चीज़ें, जैसे अगर टाइम मिला तो सहलग्नता शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। आप ये बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा, फिर हम कल की कक्षा में मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे और आपका नीट के परीक्षा में अच्छे नंबरों से चयन हो और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। तो बेटा आप अच्छे से पढ़ें और जो भी आपको डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।